शबीर ने चिनियोट में एक ऐसी लड़की को देखा है जो बड़ी उम्र के आदमी से शादी करने पर खुश नहीं थी। फिर एक दिन लड़की के घर वालों को एक लड़की की लाश मिली, जिसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। झूठ, मक्कारी और चालाकी पर मबनी ये कहानी आप भी देखिए। फाखरा ने आंगन से निकलकर ऊपर की मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर अभी कदम रखा ही था कि फाखरा को अपनी माँ की गुस्सा भरी आवाज सुनाई दी और फाखरा के कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। फाखरा का अंदाज कुछ इस तरह का था जैसे वो किसी खुफिया मिशन पर ऊपर जा रही थी। कहाँ है तू? वो अपनी ऊपर वाली बाजी के घर जा रही हूँ। फाखरा की माँ अपनी बेटी को आवाज देती हुई सीढ़ियों के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाने लगी तो फाखरा ने एहतजाजी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। जब माँ बेटी को पकड़कर एक तरफ ले आई तो माँ के चेहरे पर शदीद गुस्सा था। इतनी बार मैंने तुझे मना किया है कि ऊपर ना जाया कर। बाजी की बस चाय की पत्ती मांगने जा रही। अरे बाहर निकल चाय की पत्ती। मुझे सब पता है तू ऊपर किस लिए जाती। इसी दौरान ऊपर से एक नौजवान ने झांक कर देखा तो सारा मामला समझ गया। कान खोल के सुन ले, अगर तू अब ऊपर गई ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। क्या हुआ खाला, आज सुबह सुबह किससे लड़ रही हैं? नहीं कुछ नहीं, जा तू अंदर जा। कुछ नहीं बेटा, वो फाखरा काम काज नहीं करती, बस उसी को डांट रही थी। अच्छा 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 खाला, वो इस महीने का किराया नहीं आया। अरे हाँ बेटा, आ जाएगा, किराया भी आ जाएगा। अच्छा चलें छोड़ें, कोई बात नहीं। खाला वो जो आपने कल बेसन की रोटियां भेजी थी ना, वाह क्या बात थी उन रोटियों की। अरे बेटा, अब मुझसे काम काज तो होता नहीं है और ये फाखरा भी निकम्मापन करती है। अपना नाम सुनकर फाखरा की अंदर से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। अम्मा क्यों बदनाम कर रही हो? आप बेफिक्र रहें, मैं आपके लिए अभी बेसन की रोटी बना के लाती हूँ। फाखरा की दीदा दिलेरी देखकर माँ मसलहतन खामोश होकर अंदर चली गई। दूसरे ही लम्हे फाखरा कमरे से निकलकर आंगन में आई तो नौजवान ने मुस्कुराते हुए एक पुड़िया नीचे फेंक दी। फाखरा ने इधर उधर देखकर खामोशी से वो पुड़िया उठा ली। इक्कीस साला फाखरा अपने मालिक मकान के बेटे के इश्क में मुब्तला थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन फाखरा की माँ को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और वो उसके खिलाफ थी, क्योंकि मालिक मकान का बेटा फर्नीचर मजदूर था और उसकी आमदनी भी इतनी कोई खास नहीं थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फाखरा चादर में अपना मुंह छुपाए तेजी से बाजार के बीच से गुजर रही थी। थोड़ी दूर आगे जाकर वो एक फर्नीचर की दुकान में घुस गई, जहां मालिक मकान का बेटा अपने काम में मसरूफ था। फर्नीचर की दुकान में सन्नाटा था। फाखरा ने मुंह से चादर हटाई और एक सोफे पर बैठ गई। फाखरा, आज सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? हाँ, तुमसे एक बात पूछने आई हूँ। हाँ हाँ बोल, क्या पूछना है? वो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं। किससे? है एक बुड्ढा फूसट, गुलाम हुसैन। वो जिम्मेदार? हाँ। तो मना कर दे। अगर मैंने मना कर दिया ना तो मेरा बाप मुझे जान से मार देगा। अच्छा तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब सब ठीक होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ फाखरा, मैं भी यही चाहता हूँ, पर तू कुछ अर्सा रुक जा, तब मैं कुछ करता हूँ। उस दिन फाखरा अपने आशिक का रवैया देखकर मायूस हो गई थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका आशिक उससे शादी नहीं करेगा। वो खामोशी से उठी और फर्नीचर की दुकान से बाहर निकल आई। वो शदीद बेचैनी और दुख के आलम में घर पहुंची। आंगन में माँ काम कर रही थी। फाखरा, कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं अम्मा, बाजार गई थी धागा लेने। वो तुम दुकानें बंद है, हर वक्त बाहर घूमते रहना। आधे घर की झाड़ू तो मैंने निकाल दी है, अब बाकी मुकम्मल करो और मैं जाके बावर्ची खाना देख लूं। चल जल्दी काम कर। दूसरे ही लम्हे फाखरा ने झाड़ू संभाली और आंगन की सफाई करने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो शदीद जज्बाती कैफियत में थी।
फाकरा के वालिदैन ने सूरत हाल का इल्म होने के बावजूद दूसरा मकान किराए पर ले लिया था और अब वो जल्द से जल्द जमींदार से उसकी शादी करा देना चाहते थे। मकान छोड़ने के बावजूद फाकरा अब भी चोरी छुपे अपने आशिक से मुलाकातें किया करती थी। एक दिन फाकरा की मां बाजार से गुजर रही थी कि इस दौरान उसने देखा कि उसकी बेटी अपने आशिक की दुकान पर बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर फाकरा की मां के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका जी चाहा कि वो दुकान में घुसकर अपनी बेटी को बालों से पकड़कर खींच ले। दूसरे ही लम्हे फाकरा की मां ने आओ देखा न ताओ दुकान में घुस गई। है? तू यहाँ क्या कर रही है? मां को देखकर फाकरा और उसका आशिक हड़बड़ा कर रह गए। चल घर चल। खाला बैठो ना। तो ये तो रोड से जा रही थी तो मैंने कहा कि आजा बैठ जा, 2 मिनट बैठ के बात कर लेते हैं। खाला तो बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय मंगवाता हूँ। अरे रख अपनी चाय अपने पास और तू तो घर चल। चल। गैरत नहीं की। फाकरा मां के साथ चल दी। मां बेटी को लानत मलामत करती जा रही थी। चल और सर पे दुपट्टा गिरी हो ना, दुपट्टा पहन। अब तुझे दुकान पे क्यों गई थी? मैं तुझे तो घर चल तेरी टांगे तोड़ती। चल चल। ये गैरत नहीं की। फाकरा सर झुकाए हुए मां के साथ चलती रही। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, फाकरा तेजी से अपने कमरे में घुसी और अंदर से चटखनी लगाकर रोने लगी। मां दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बड़बड़ाती रही। फाकरा! फाकरा! आने लगे तेरे बाप को, टांगे तोड़वाऊंगी तेरी मैं। बेगैरत कहीं की, जिंदगी हराम कर दी है हमारी लेके। इस वाकये के बाद फाकरा के घर वालों ने बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी 45 साल जमींदार से कर दी, लेकिन फाकरा अपनी से बड़ी उम्र के शौहर के साथ खुश नहीं थी। एक दिन फाकरा का शौहर गुलाम हुसैन घर लौटा तो बीवी के लिए नए कपड़े लेकर आया था। देख, तेरे लिए मैं सूट लेकर आया। मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। क्या बात है, मुझसे इतनी खफा हो? उससे कोई गलती हो गई है? बस मेरा जी नहीं चाह रहा। अच्छा, अब खाना भी ना खिलाओगे क्या? लाती हूँ। फाकरा खामोशी से शौहर को घूरती हुई बावर्ची खाने में चली गई और जब वो वापस आई तो उसका शौहर मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहा था। फाकरा ने एक नजर शौहर को देखा, खाने की ट्रे उसके पास रखी और कमरे से बाहर निकल गई। इस कहानी की तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। फाकरा की शादी को कई माह गुजर चुके थे, लेकिन अब भी उसके दिल से उसके आशिक की याद नहीं गई थी। वो चोरी छुपे अब भी अपने आशिक से राबते में थी। उधर फाकरा का आशिक भी फाकरा के बगैर बेचैन था। शब्बीर ने देखा कि फाकरा का आशिक फाकरा को फोन पर अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। फाकरा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हाँ तो तब मेरी शादी क्यों होने दी थी? हेलो फाकरा, मैं डर गया था। तू ऐसा कर, तू उस जिम्मेदार से ना तलाक ले ले, फिर हम दोनों भाग चलते हैं, शादी कर लेंगे हम दोनों। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। मैं उस बुढ़े खुशर के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, जिसने मेरी जिंदगी अज़ाब बना दी हो। हाँ। फाकरा भी फोन पर बात ही कर रही थी कि उसे शौहर के कदमों की आवाज सुनाई दी। फाकरा ने घबराहट में फोन काट दिया। इस दौरान शौहर अंदर आ चुका था। मैं तुम्हें यहाँ वहाँ तलाश कर रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी हो, फोन पर किसी से बातें कर रही थी? नहीं, किसी से भी नहीं। अच्छा सुनो, मैं कुछ देर के लिए जमीनों पर जा, ट्रैक्टर वगैरह खराब है, ठीक है ना? अभी आता हूँ मैं। अच्छा वो मुझे आपसे जरूर बात करनी है। मुझसे? क्या मेरे साथ रहना नहीं चाहती? हाँ आप मुझे तलाक दे। तेरा दिमाग खराब हो गया। तू बीवी है मेरी,
और मेरे जैसा शोर तुझे मिलेगा नहीं। तो ठीक है, अगर मैंने कुछ कर दिया उसके जिम्मेदार आप होंगे। शौहर फाखरा को तलाक देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब फाखरा ने फैसला कर लिया था कि वो घर से भाग जाएगी। शब्बीर ने देखा कि एक दिन फाखरा का शौहर नमाज पढ़ रहा था कि इस दौरान फाखरा खामोशी से घर से बाहर निकल गई। उसने आहिस्ता से बाहर की कुंडी लगाई और वहां से तेजी से रवाना हो गई। कुछ दूर जाकर उसने एक रक्षा रोका और उसमें बैठकर अपने आशिक को फोन मिलाने लगी। रक्षा की तेज आवाज में वो फोन पर बात नहीं कर पा रही थी। उसने थोड़ी दूर जाकर रक्षा रुकवाया, रक्षे से बाहर निकली और अपने आशिक से बात करने लगी। हेलो, हाँ मैं घर से भाग गई हूँ, तुम कहाँ हो? अच्छा 10 मिनट में पहुँच रहे हो? चलो ठीक है, तुम स्टॉप पे पहुँचो, मैं भी आ रही हूँ। चलो ठीक है, ओके। फोन करने के बाद वो दोबारा रक्षे में सवार हो गई। फाखरा के अचानक गायब हो जाने के बाद दूसरे दिन, इससे पहले कि उसका शौहर अपनी बीवी की गुमशुदगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता, कि फाखरा के घर वालों ने फाखरा के शौहर के खिलाफ यह कहकर पर्चा दर्ज करवा दिया कि फाखरा के शौहर ने फाखरा को कत्ल करके उसकी लाश कहीं छुपा दी, जिस पर पुलिस ने फाखरा के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर थानेदार के कमरे में आया तो थानेदार ने उसे देखते ही उस पर सवालात की बौछार कर दी। हाँ भाई मलिक, गुलाम हुसैन ने अपना जुर्म कबूल किया? नहीं सर, हमने हर तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन वो मानता ही नहीं। वो कहता है कि वो मालिक मकान के बेटे के साथ भागी है। अच्छा। इस दौरान थानेदार के फोन की घंटी बजी तो उसने इशारे से तफ्तीशी को रोके रखा और फोन सुनने में मसरूफ हो गया। क्या लाश? ओके, दरिया किनारे से एक औरत की लाश मिली है, मकशुदा। फौरन नफी तैयार करो और हॉस्पिटल भेजो उसको पोस्टमार्टम के लिए। ओके सर। अरे उस रोज पुलिस ने फाखरा के घर वालों को फाखरा की लाश पहचानने के लिए जब बुलाया तो थानेदार हैरान रह गया, क्योंकि फाखरा की बहन ने फाखरा की लाश को पहचान लिया था और लाश को पहचाने जाने के बाद जेर हिरासत शौहर की तो जैसे शामत ही आ गई। हाँ भाई, अब बोल। अब तो तेरी बीवी की लाश भी मिल चुकी है, अब क्या कहेगा तू? सर मैंने कत्ल नहीं किया उससे सर। और तो फिर किसने किया है? सर आप मालूम कर ले सर। सर 100% उसके आशिक का काम है। फाखरा का शौहर दौरान तफ्तीश बदतरीन सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद कत्ल से इनकारी था, जिस पर पुलिस ने फाखरा के आशिक को ढूंढना शुरू कर दिया। रात की तारीकी में पुलिस एक मकान के बाहर रुकी तो अहलकार बिजली किसी तेजी के साथ घर में दाखिल होने लगे। ये फाखरा के आशिक का घर था। फाखरा के आशिक को छापे का पता चला तो वो रात की तारीकी में दीवार कूदकर फरार हो गया। पुलिस जब दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वहाँ एक 21 साला लड़की मौजूद थी। कौन हो तुम? फाखरा सर। लेकिन वो तो मर चुकी है। ले चलो इसे। हुआ यह था कि फाखरा के घर वालों को मालूम था कि उनकी बेटी अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी, लेकिन बदनामी से बचने के लिए फाखरा के घर वालों ने एक औरत की मस्त शुदा लाश को फाखरा की लाश करार देकर इस किस्से को हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये किस्सा ज्यादा अरसे तक नहीं चल सका और ना ही ये झूठ, और एक दिन फाखरा को बरामद कर लिया गया। शब्बीर को मालूम हुआ है कि फाखरा को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया था और फाखरा का शौहर इस कश्मकश में मुब्तला है कि वो फाखरा के घर वालों के खिलाफ झूठ बोलने पर मुकदमा दर्ज कराए या नहीं। शब्बीर का कहना है कि अगर फाखरा की शादी उसकी पसंद के मुताबिक कर दी जाती तो बदनामी और पुलिस थाने तक की ये नौबत नहीं आती। शब्बीर ये भी सोचता है कि अगर फाखरा के शौहर ने फाखरा को माफ करके अपने साथ रख भी लिया तो फाखरा आखिर किस तरह अपने शौहर से नजरें मिला सकेगी।
देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। घर में कयामत आ गई है। तूने बंदोबस्त किया 5 लाख का? ये जरा कौन है? मेरे शोहर का दोस्त है। कबीर खुले समंदर में बच्चों का रोजगार कमाने के लिए मछलियों के शिकार में मसरूफ था। उस दिन समंदर निस्बतन पुरसुकून था और कबीर को उम्मीद थी कि वो ज्यादा शिकार कर सकेगा। समंदर में जाल फेंका जा चुका था और अब जाल को खींचने का वक्त था। कुछ इंतजार के बाद जाल खींचा गया, मगर इस दौरान कबीर को अंदाजा हो गया था कि खातिर खा नतीजा सामने नहीं आ सकेगा। वही हुआ जिसका खदशा था। जाल में बहुत कम मछलियां थीं। कबीर और उसके साथियों ने मछलियां समेटी और वापसी का सफर शुरू कर दिया। कबीर की छोटी सी कश्ती किनारे से आ लगी। कबीर ने शिकार की गई मछलियां उठाई और कश्ती से बाहर आ गया। बाहर निकलकर उसने एक रक्शे में सामान रखा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया, जो मच्छर कॉलोनी में था। घर पहुंचने से पहले वो खुद तो रक्शे से उतर आया और रक्शे वाले को सामान घर पहुंचाने की हिदायत देकर अपने वर्कशॉप पे चला गया, जहां वो कश्तियां बनाता था। कबीर ने वर्कशॉप का जायजा लिया। काफी काम बाकी था। कबीर एक जेरे तामीर कश्ती से टिक कर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। इसी दौरान कबीर की बीवी का फोन आ गया। हेलो। अरे हेलो। कबीर, कबीर कहाँ है तू? कब घर आएगा? घर में कयामत आ गई है। नूर घर अब तक नहीं आया है। 6 घंटे हो गए। कबीर तू जल्दी घर आ जा। अरे किधर गया? अरे नूर, मुझे नहीं मालूम है, बस तू जल्दी घर आ जा। अच्छा अच्छा, तुम फिक्र मत करो, हम फौरन घर आते हैं। तुम परेशान नहीं हो, रखो फूल। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी का रिहायशी कबीर का 4 साला बेटा नूर घर से गायब था। माँ बाप 2 दिन तक उसकी तलाश करते रहे, लेकिन तलाश में नाकामी के बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उस दिन जब कबीर घर पहुंचा तो उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी जारों कतार रो रही थी। शौहर को देखते ही फट पड़ी। कबीर, कबीर मेरा नूर नहीं आया। क्या हुआ? कबीर, कबीर हमारा नूर नहीं आया। कबीर हमारा नूर नहीं आया। किधर गया? हमको नहीं मालूम। वो अलीना बता रहा था कि वो किसी बुरके वाली औरत ले गई उसको। उसको बुलाओ, किधर है वो? अरे बेटी बाहर आओ। अरे तुम फिक्र नहीं करो। अरे बेटा कौन लेके गया उसको? नहीं, तुमने चेहरा नहीं देखा उसका? तुम फिक्र नहीं करो, हम जाता है अभी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कराता है। अरे तुम फिक्र नहीं करो, हम जाता है अभी, आता है।
4 साला बच्चे के अगवा के दिन कबीर को 5 लाख तावान के लिए फोन आ गया था। कबीर ने थाने में इत्तला दी और पुलिस वालों ने सीपीएलसी की मदद से कॉल ट्रेस करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की जद्दोजहद में लग गई। हाँ बताइए, क्या मसला है आपका? साहब हमारा बच्चा गली में खेल रहा था, उसको कोई उठा के ले गया। उस दिन कबीर थाने में पुलिस के साथ ही बैठा था कि उसे अगवा करने वालों ने फोन कर दिया। पुलिस अफसर ने इशारों में कबीर से कॉल उठाने और उनसे बात करने के लिए कहा। आलू, हाँ भाई, तूने बंदोबस्त किया 5 लाख का? क्या तेरे घर लाश भिजवाए? स्पीकर पर डालो। अरे ऐसा नहीं करना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कब से। कल सुबह तक अगर तूने रकम का बंदोबस्त नहीं किया तो हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। अरे भाई ये रकम बहुत ज्यादा है, से बीवी का जेवर एवर बेच बाज के इधर उधर से कार करा के 3 लाख रुपया जमा कर सकता हूँ। चल ठीक है, कल 3 लाख लेके मलिक पहुंच जाना। हाँ पहुंचेगा, उधर पहुंचेगा, बराबर पहुंचेगा। किस नंबर से कॉल आई थी आपके पास? अब ये मुझे दिखाया। इस कॉल के बाद पुलिस ने कॉलर का डेटा चेक किया तो कॉल ठट्टा से की गई थी। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि बच्चा कराची के बजाय ठट्टा में मौजूद था, लेकिन तावान की अदायगी के लिए जो मकाम बताया गया था वो ठट्टा नहीं बल्कि मलीर था। ये ख्याल आते ही पुलिस ने ठट्टा जाने का इरादा तब्दील कर दिया। दूसरे दिन कबीर रकम का थैला लेकर मुकर्ररा मकाम पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था और न ही कबीर को किसी की कॉल मौसूल हुई। पुलिस एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गई। कबीर की बच्ची के मुताबिक कबीर के बेटे को कोई बुर्का पोश औरत अपने साथ ले गई थी। ये ख्याल आते ही पुलिस ने एक बार फिर कबीर को थाने बुलवा लिया। अच्छा कबीर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में किसी ऐसी खातून का आना जाना या किसी करीबी रिश्तेदार का जो बुर्का ज्यादा यूज करती हो? सब हमारे खानदान में बुर्का तो सब पहनता है, मगर हमारा एक शादीशुदा बहन है तो बुर्के का बड़ा पाबंद है। क्या वो बहन तुम्हारे साथ ही रहती है? नहीं साहब, वो हमारा पड़ोस में रहता है। उसका मियाँ क्या काम करता है? साफू लोग से बाहर है। लोग से बाहर है। तुमने अपनी बहन के घर बच्ची का पता कराया? नहीं साहब। कमाल है ना। अरे तो यार बहन का पता कराना था ना, हो सकता है बच्चा अपनी फुप्पो के घर चला गया हो। नहीं साहब, ऐसा होता तो हमारा बेल आपको जरूर बता देता। नहीं, उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ साहब है भाई। बहन को फोन मिलाओ, इंशाल्लाह बच्चा आपका वहीं मिलेगा। आपके पसंदीदा नंबर से फिलहाल जवाब मौसू नहीं हो रहा। साहब उसको तो फोन बंद। नंबर बन जा रहा है? आज ही नंबर बन जा रहा है या अमूमन वो अपने नंबर को बंद रखती है? नहीं साहब, उसका फोन तो खुला रहता है, आज पता नहीं क्यों बंद है। साहब हमारा बच्चा मिल तो जाएगा इंशाल्लाह। हौसला रखें, हौसला रखें। हमारे घर वाली बहुत परेशान है, हम क्या बोलें। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। पुलिस को कबीर की बहन पर शक था। पुलिस कबीर की बहन से पूछगछ करना चाहती थी। उस दिन पुलिस कबीर की बहन के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। पुलिस का शक अब मजीद पुख्ता हो गया। पुलिस ने महल्ले पड़ोस वालों से बात-पूछ की तो पुलिस को पता चला कि वो कुछ दिनों पहले घर छोड़कर एजाज अब्बासी नामी किसी शख्स के साथ मॉडल कॉलोनी मुंतकिल हो गई थी। ये इत्तला मिलते ही पुलिस ने मॉडल कॉलोनी में मुखबरी का जाल बिछा दिया। मुखबिर ने एक दिन देखा कि एक नकाबपोश औरत एक वैन के आगे की नशिस्त पर अपने एक साथी के साथ बैठी हुई थी। वैन ने गली का मोड़ काटा
तो मुखबिर ने खामोशी से अपनी मोटरसाइकिल वैन के पीछे लगा दी। वैन एक मकान के सामने जाकर रुक गई। बुर्कापोश औरत और उसका साथी वैन से उतरकर मकान के अंदर चले गए। उन दोनों के जाने के बाद मुखबिर ने अच्छी तरह मकान का जायजा लिया और खामोशी से मकान की तस्वीरें बनाकर वापस आ गया। पुलिस को यकीन था कि वो अगवाकारों के अब बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। सुबह होने में अभी कुछ देर बाकी थी कि अचानक पुलिस की छापामार टीम मुखबिर के बताए हुए घर के सामने आकर रुक गई। तीन एहलकार दीवार कूदकर घर के अंदर दाखिल हो गए। वो इंतहाई राजदारी से एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। एहलकारों ने आहिस्ता से धक्का दिया तो कमरे में एक औरत और एक मर्द सो रहे थे। पुलिस ने उन्हें जगाया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। पुलिस? तेरा नाम क्या है? साहब का। कबीर की बहन है? हाँ जी। ये तेरा कौन है? ये मेरे शौहर का दोस्त है, एजाज अब्बासी। बहुत खूब, बहुत आला। शोर बाहर, दोस्त अंदर। बच्चा कहाँ है? बच्चा? कौन सा बच्चा साहब? हमें किसी बकवास बंद। ओए गिरफ्तार करो। चलो ये लो लगाऊं तेरे भी। ओए लेके चल इसको। हमने कुछ नहीं किया। चुप। खामोशी से चल। ओए हथकड़ी डाल इनके हाथ में। गाड़ी कर। कौन सा बच्चा? हथकड़ी लगा। चलो। पुलिस ने कबीर की बहन और उसकी आशना को गिरफ्तार करने के बाद घर का कोना कोना छान मारा, मगर बच्चे का कहीं नामो निशान नहीं था। इससे पहले कि पुलिस उन दोनों की हथकड़ी खोलकर वहां से चली आती, अचानक उसे ख्याल आया कि बालाई मंजिल पर भी एक कमरा था। पुलिस कबीर की बहन और उसकी आशना को लेकर ऊपर पहुंची तो वहां एक छोटा सा कमरा था जिसकी बाहर से कुंडी लगी हुई थी। इसमें क्या है? सब कुछ नहीं मालूम। सब उसने मुझसे कहा था कि अपने भाई का बच्चा उठा ला। सब मैं बेगुनाह, साहब मुझे माफ कर दो। सब मैंने कुछ नहीं। पुलिस ने दरवाजे पर लात मारी तो दरवाजा खुल गया। पुलिस अंदर दाखिल हुई तो 4 साला बच्चा गहरी नींद सोता हुआ पाया गया। पुलिस ने कबीर का 4 साला बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया था। कबीर को जब उसका बच्चा मिला तो उसको यूं लगा जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई। मुल्जिमा ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई के पास खासी दौलत थी। रकम की लालच में उसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही भाई का बच्चा अगवा कर लिया था। कबीर को मालूम हुआ है एजाज अब्बासी नामी शख्स मरी का रहने वाला था
कबीर की बहन के शौहर का दोस्त था। दोस्त बाहर चला गया तो उसने दोस्त की बीवी से ताल्लुकात कायम कर लिए और फितवा बराए तावान की वारदातें करने लगा। शब्बीर ने मुल्जिमों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।